हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सुधरा पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की, जो कि अध्याय 3 होगी। क्या है? उष्मा। तो हम लोग इससे पहले 6 क्लास की भी साइंस की वीडियो बना दिए 360 डिग्री की, और 7th क्लास के फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर की भी करा दिए हैं। और अभी तक ने आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एनसीईआरटी 360 डिग्री की साइंस क्लास 7 की अध्याय 3, जो कि क्या है? उष्मा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें से क्या पूछ रहा है, पहले वो देख लेते हैं। इसमें से कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं कथन। कथन ये कह रही है, पादपों रेशा से सूती वस्त्र बनाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। जंतव रेशा से ऊनी वस्त्र एवं सूती वस्त्र दोनों बनाया जाता है। तो ये क्या है? असत्य कथन हो जाएगा। इस तरह से कथन एक जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगी, और कथन दो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो चलिए हम लोग राइट आंसर को देखते हैं। तो राइट आंसर कह रही है, उपरोक्त में से कथन कौन सा सही है? तो कौन सा कथन सही है? कथन ए सही था। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगी? ए। अब हम लोग इस एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जानतर रेशा से बनाए जाते हैं। अभी की सूती वस्त्र पादपों रेशों से भी बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी क्या करते हैं? पहनते हैं, जो हमें गर्म रखता है। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती पहनना भी क्या करते हैं? पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक अनुभव कराते हैं। आप यह जानना आवश्यक उत्सुक होंगे कि किसी भी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। सत्य कथन बताना है। तो मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, जो कि यही क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? ए, जो कि मानव शरीर का सामान्य तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। शरीर की ताप की डॉक्टरी थर्मामीटर से किया जाता है। सी कह रही है, डॉक्टरी थर्मामीटर 35 डिग्री से 42 डिग्री तक ही मापा जा सकता है, ऐसा नहीं है। उपयुक्त में से सभी इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी की उष्ण गर्मता जो कि विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को क्या करते हैं? माप सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस क्या होती है? अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इसे थर्मामीटर परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, किसी वस्तु की गर्मी की विश्वसनीय माप उसके क्या चीज से की जाती है? तो किसी भी वस्तु की गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, तब हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी को उष्णता गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, डॉक्टरी थर्मामीटर में अंतर तरल पदार्थ के रूप में क्या रहता है? डॉक्टरी थर्मामीटर में अंतर तरल पदार्थ के रूप में, यानी कि थर्मामीटर के अंदर क्या रहता है? पारा रहता है। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीकी तथा एक समान व्यास की कांच की छड़ी होती है, जिसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है, और क्या कहते हैं, उसके बाहर की नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, शरीर के सामान्यतः ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है? शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
आइए अब हम लोग इसके एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होती है? 37 डिग्री सेल्सियस होती है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ क्या किया जाता है? व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से उपरोक्त में से क्या बताना है आपको? गलत कथन कौन है वो बताना है। तो प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सही है। ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ही हो, यह भी बिल्कुल सही है। शरीर का ताप कुछ अधिक अथवा कुछ भी कम हो सकता है, ये भी क्या है? तो सही है। तीसरे से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? इसमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें से कोई भी गलत कथन नहीं है। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य तापमान क्या हो? 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य तापमान में जो कि नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वो स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर के औसत ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियों में से कौन सा नहीं है? और इसमें से क्या बताना है आपको? गलत कथन बताना है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी, थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से पकड़ना चाहिए। यही क्या हो जाएगी? असत्य कथन हो जाएगा। बाद बाकी ऑप्शन को पढ़ते हैं। मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए भी मत कीजिए, ये बिल्कुल क्या है? सही है। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए। ऐसा करने से यह क्या होता है? टूट सकता है। उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। पारे को जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके बाद कौन सी घोल से धोना चाहिए? एंटीसेप्टिक घोल होती है, उससे क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले सॉरी एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, एनसीईआरटी की लाइन करिए, डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां हैं। थर्मामीटर का उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का क्या करते हैं? उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल क्या हो? 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीधे में होना चाहिए, ना कि इसके विपरीत होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु को टकराने पर यह क्या हो सकता है? टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, जो उसकी नुकीली टाइप होती है, जो उसके छोटा सा पतला जो रहता है उसको नहीं पकड़ना चाहिए। उसी का कहने का मतलब क्या है? इसको बल्ब को नहीं पकड़ना चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी भी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए, ऐसा से यह क्या हो सकता है? टूट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस थर्मामीटर का परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है? तो ऐसा जो होता है पारा थर्मामीटर, उसका क्या होता है? कहाँ यूज किया जाता है? तो प्रयोगशाला थर्मामीटर में जो कि यूज की जाती है थर्मामीटर, उसका परिसर जिसका माप सीमा जो होती है -10 डिग्री सेल्सियस 110 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। किसका? प्रयोगशाला थर्मामीटर का। जैसे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, प्रयोगशाला तापमापी क्या है? प्रयोगशाला तापमापी के बारे में पढ़ते हैं। तो हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं? इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। सही है कि तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। इसके अध्यापक इस तापमापी को अध्यापक का दिखाएंगे। इसमें ध्यान देखिए कि इसे मापे जाने सकने वाले अधिकार तक न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। इसे एनसीईआरटी की लाइनें दी हुई हैं, जो कि क्या है, क्लास 7 चैप्टर 3 पेज नंबर 28 के, जिसके बारे में बताया गया। इसका मेन पॉइंट यहाँ से लिया गया, जैसे कि देखिए, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः क्या होती है? -10 डिग्री सेल्सियस में सॉरी 110 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है प्रयोगशाला तापमापी का परिसर? जो कि -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है।
जैसे अपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार तापमापी का भी क्या होता है, किसी भी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात होता है। तापमापी द्वारा दर्शाया गया ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की क्या होगी, आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए किस तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। मौसम से संबंधित जो रिपोर्ट हम लोग देते हैं या उसकी जानकारी जो हम लोगों को मिलती है, तापमापी किसके प्रयोग से होता है, तो अधिकतम न्यूनतम एक तापमापी आती है उससे होती है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, विभिन्न परियोजनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी क्या होते हैं, उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम क्या होती है, तापमापी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, उपयुक्त में से कौन सा विकल्प दोनों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो कथन कह रहा है हमारा, किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। कारण कह रहा है, जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, पारे का तल क्या होता है, गिरने लगता है। तो ये क्या है, कथन और कारण दोनों ही बिल्कुल सही है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए। कथन एवं कारण सही है एवं कारण कथन की क्या करती है, सही व्याख्या भी करता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, किसी भी बीगर या मग में थोड़ी गर्म जल लीजिए, तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए, पारे तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, पारे का तल क्या होता है, गिरने लगता है। इसका अर्थ यह है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा जिसका ताप क्या हो, मापना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु की अपेक्षा की ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, जो कि ये भी क्या है, सही ऑप्शन है। बाद बाकी और ऑप्शन देखते हैं तो वही क्या है, वही सही था। तो एक कथन, जैसे कि क्या कह रही थी क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रही थी ऊष्मा का स्थानांतर होता है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है, ऊष्मा का बर्तन से परिवेश की ओर क्या होती है, स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, वह प्रक्रम जिसमें किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, वो क्या कहलाती है, चालन कहलाती है। जो कि ये किसमें होती है, जो कि ऊष्मा प्रायः जो होती है गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है, स्थानांतरित होती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चालन बोलते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। वही हम लोग इस एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर क्या होती है, स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा ही क्या होती है, स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, ठोसों में प्रायः किस प्रकार द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा होती है, तो वो चालन द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा होती है। जस्ट हम लोग ऊपर पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन को भी किए हैं। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें करी है, और प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे को क्या होती है, स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। ठोसे में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा क्या होती है, स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का क्या डैश कहते हैं, तो ऊष्मा का उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर, कौन सा,
जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। चालन किसको बोलते हैं जिसे जब कोई ऊष्मा कोई गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती थी तो उसको क्या बोलते थे हम लोग? चालन कहते थे। बट यहाँ पे क्या करिए, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने दे उसको क्या कहते हैं? चालक कहते हैं, यानी कि कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। इसके उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, आयरन, लोहा तथा कॉपर, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, चालक का उदाहरण है। तो चालक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? अभी जस्ट ऊपर पढ़े, जो अपने अंदर से क्या हो, ऊष्मा को जाने दे। तो प्लास्टिक क्या करती है? ऊष्मा को जाने देती है? नहीं जाने देती है। तो आयरन और लोहा, आयरन को ही क्या बोलते हैं? लोहा। तो ये अपने अंदर से ऊष्मा को जाने देती है। कॉपर भी अपने अंदर से ऊष्मा को जाने देती है। तो इससे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? 2 और 3। केवल 2 और 3 क्या हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगी। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइन को देखते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्मा का चालक कहते हैं। इसके उदाहरण एल्युमिनियम, आयरन, लोहा तथा कॉपर है। जो पदार्थ से होकर ऊष्मा को क्या होते हैं? आसानी से नहीं जाने देते हैं उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं, यानी कि नहीं गुजरने देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का क्या कहते हैं? तो उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े हैं। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। एल्युमिनियम, आयरन, लोहा तथा कॉपर, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने नहीं देने देते उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक का उदाहरण नहीं है। यानी कि इसमें कौन है जो कुचालक का उदाहरण नहीं है? तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? चादर, जो कि धातु जो होती है, जो कि मेटल होती है, वो कुचालक का उदाहरण नहीं होती है। वो किसका होती है? तो चालक का उदाहरण होता है। इस तरह से जल, लकड़ी, वायु, ये सब क्या है? कुचालक के उदाहरण है। हालांकि जल को भी इसमें कंपेरिजन किए हैं तो ये कहीं हो सकता है जो कि अशुद्ध जल हो, क्योंकि अशुद्ध जल से क्या होती है? धारा का प्रवाह नहीं होती है। तो इस तरह से आप लोग ए ऑप्शन पे थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ी सी दिमाग लोग को लगा लीजिएगा। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, जो पदार्थ से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा को क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। इनके उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, आयरन, लोहा तथा कॉपर, तांबा अपने पदार्थ से होकर ऊष्मा को क्या करते हैं? आसानी से नहीं जाने देते, उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी कुचालकों को ऊष्मा को रोधी भी कहते हैं, यानी कि जो ऊष्मा को क्या करता है? रोकता है, उसको क्या कहते हैं? रोधी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सागरीय समीर किस दिशा से किस दिशा में चलती है? तो सागरीय समीर जो होती है दिन में जल से थल की ओर क्या करती है? चलती है। दिन में जो होती है सागरीय समीर, वो जल से क्या होती है? थल की ओर चलती हैं। अब इसका हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समुड़ कहते हैं, समीर कहते हैं, सॉरी। समुद्र की ओर से आने वाले वायु को क्या कहते हैं? समुद्री समीर कहते हैं। समुद्री समीर ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां की ओर बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये दे रखा है कि सागरीय समीर कैसे बनता है, तो उसी सब का क्या है? डायग्राम है। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइन को अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन के लिए, स्थलीय समीर कब चलती है? स्थलीय समीर जो होती है रात्रि में थल से जल की ओर चलती है। समुद्री समीर कब चलती है? तो दिन में जल से थल की ओर। वही स्थलीय समीर की बात करें तो रात्रि में थल से जल की ओर। इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी। हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन करिए, रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है।
समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। रात्रि में जो यह प्रक्रम क्या होता है, ठीक विपरीत हो जाता है। और जो समुद्र का जल होता है स्थल की अपेक्षा के धीमी गति से क्या होता है, ठंडा हो जाता है। इसीलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर क्या होती है, बहती है। यह जल क्या होती है, थल समीर कहलाती है, जैसा कि फिगर 3.11 में दिया गया है। ये फिगर क्या है, दे रखा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम धूप में खड़े होते हैं तब हम गर्माहट अनुभव करते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो जब भी हम लोग धूप में खड़े होते हैं तो इसका प्रमुख और कारण है विकिरण, जो कि सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा होती है, जो प्रकाश आती है, उसी को क्या कहते हैं, विकिरण विधि द्वारा आती है पृथ्वी पर। जो कि हम लोग धूप में रहते हैं, जो इसका एहसास होता है तो हमारी शरीर क्या होती है, गर्म का अनुभव होती है। तो इस किसके द्वारा होता है, विकिरण द्वारा होता है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइन की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हमें तक उसमें कैसे पहुँचती है, यह चालन अथवा संवहन द्वारा तक हम नहीं पहुँच सकते, क्योंकि इन दोनों प्रक्रिया में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक होती है। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसी वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक का ऊष्मा अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, उन्हें क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। जस्ट हम अभी बताए हैं आपको कि सूर्य से जो ऊर्जा आती है वह किसके माध्यम से आती है, तो विकिरण के माध्यम से आती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, किस प्रक्रमों के लिए माध्यमों की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है। तो जस्ट हम लोग पढ़े विकिरण, जो सूर्य से जो ऊर्जा आती है विकिरण द्वारा, इसके लिए हमको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वही हम लोग बात करें संघनन, संवहन, चालन, तो इस सब के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता क्या होती है, नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हमारा शरीर किस प्रक्रम द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उसे ऊष्मा को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो इसका ऑप्शन कह रहा है विकिरण, संवहन, चालन और संवहन। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, क्या कह रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा था हमारा शरीर किस प्रक्रम द्वारा परिवेश को ऊष्मा देता है या उससे ऊष्मा को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो क्या हो जाएगा, विकिरण हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकिरण। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी भी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता क्या होती है, नहीं होती है। विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रिया द्वारा क्या होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटा कर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा हो समय अपनी कुछ समय ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही क्या करती है, परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे क्या होती है, ऊष्मा को भी ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गर्मी में हल्के रंग के कपड़े के लिए, गर्मी में जो होती है हल्के रंग के कपड़े क्यों पसंद किए जाते हैं, क्योंकि उसका जो होती है ना विकिरण का परावर्तित कर देती है। और वही क्या होती है, ब्लैक कपड़े जो होती है गर्मियों में वो क्या करती है, अवशोषित कर देती है, जिससे हम लोग को क्या करती है, और ये गर्माहट की क्या होती है, एहसास होती है। तो इसमें क्या कह रहा था, हल्के रंग के कपड़े जो कि सूती वस्त्र होता है, ये विकिरण को क्या करता है, प्रवर्तित कर देता है गर्मी के दिनों में। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइन को पढ़े तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है कि इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र, सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े उसमें विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसीलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह क्या होती है, लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, सर्दी में आपको एक मोटा कंबल तथा एक ऊपर के जुड़े दो कंबल दिए जाते हैं, आप सर्दी से बचने के लिए इनमें से किसका चयन करेंगे। तो इसमें से हम लोग
क्या करेंगे, 2 पतले कंबलों के साथ मध्य में फँसी वायु इससे होकर ऊष्मा को प्रभावित नहीं होने देते हैं, क्योंकि वायु ऊष्मा का क्या होती है, कुछ अलग होती है। जैसे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कड़ी है, मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जोड़े 2 पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है। तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्या याद रखिएगा, तो 2 कंबलों के बीच में वायु की एक परत क्या होती है, विद्यमान होती है। तो इस तरह से हम लोगों का एनसीईआरटी 360 डिग्री की जो कि क्लास 7th की अध्याय 3 भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो आप लोगों को यह कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में क्या कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कौन सा चैप्टर करेंगे, अध्याय 4, जो कि क्या होगी, अम्ल क्षार और लवण। तो कैसी लगी यह वीडियो आप लोगों को, तब अपने दोस्तों में क्या कर दें, शेयर कर दें। तो थैंक यू, जय हिंद।